हेलो प्यारे साथियों, मैं विशाल विक्रम सिंह उपस्थित हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसे कहते हैं बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल। आइए स्वागत करते हैं अपनी अर्थशास्त्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के दूसरे अध्याय राष्ट्रीय आय का लेखांकन। और इस टॉपिक में आज हम लोग श्रृंखला लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियों की, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे। तो आइए इस शब्दावली को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे शब्द हैं जहां पर क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको उबाऊपन देने लगता है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के, इन्हीं प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये टॉपिक अगर आप आज समझ लेंगे, जान लेंगे, तो कभी भी इससे कोई भी दुविधा, असुविधा, प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए समझते हैं जीडीपी जीएनपी क्या है। सबसे पहले तो हम अगर गणना की बात करें या महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें तो हमको दो तीन चीजें मिलती हैं। एक तो हमको मिलता है इस गणना में जो शब्द हैं, गणना में जो शब्द हैं उन शब्दों से आज हम लोग समझेंगे या खेलेंगे, ऐसा मान लीजिए। तो हमारे पास दो चीजें हो जाती हैं, आप लोग अमूमन देखे होंगे इस बात को, और वो है क्या? एक तो होता है जीडीपी और एक क्या होता है एनडीपी और एक होता है जीएनपी और एक होता है आपके सामने एनएनपी। इतनी बात क्लियर? अब इसका मतलब क्या होगा? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी जी की बात करते हैं तो जी का मतलब क्या हो जाता है? जी का मतलब हो जाता है ग्रॉस। जी का मतलब क्या हो जाता है बेटा? ग्रॉस। और ग्रॉस की दो हिंदी बताई गई, एक तो हो गया सकल, क्या हो गया? सकल, और एक क्या हो गया? इसी का मतलब हो गया कुल। तो ग्रॉस का मतलब चाहे कुल कह लीजिए चाहे सकल कह लीजिए, एक तो ये हो गया। अब यहां पर भी जी आ रहा है, इन दोनों जी की बात साथ साथ करेंगे। ये भी ग्रास की ही बात करता है, ये भी ग्रास की बात करता है। तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर हम लोग बात करें इसकी तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बात समझ में आ रही है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर हम दोनों की बात करें सकल सकल की, तो सकल मतलब होता है कुल मिलाकर के जितना भी एक, अगर हम डोमेस्टिक की बात करें घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं, क्या होती है इसकी डेफिनेशन? अभी बताते हैं आपको। उससे पहले कि हम लोग एन को समझ लें, एन क्या होता है? एन मतलब हो गया नेट, और जब नेट निकालते हैं, नेट का मतलब हो जाता है निवल या शुद्ध। तो इसको भी हम लोग क्लियर कर लें यहां पे किस तरीके से, आइए जानते हैं। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं जीडीपी की या जीएनपी की, तो ये एक बात ध्यान रखना है, इसको क्या बुलाएंगे हम लोग? अगर जी का मतलब निकाले तो सकल, ठीक। और सकल में सबसे पहले इसमें क्या होगा? इसमें सारी चीजें ऐड होंगी। अच्छा भाई, अगर हम लोग बात करें तो इसको कहेंगे निवल। किसको निवल कहेंगे? नेट को। जब हम लोग बात करेंगे एनडीपी की या एनएनपी की, क्लियर है? एनएनपी कह लें और चाहे हम एनडीपी कह लें, तो ये निवल होगा। निवल को और क्या लिखेंगे? निवल को शुद्ध लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? शुद्ध। और सकल को लिख देते हैं कुल। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। मतलब ये जो जी की हम लोग बात कर रहे हैं वह जी ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये जो जी है ना, इसको हम लोग सकल कह रहे हैं, इसी जी को हम शुद्ध भी कह रहे हैं और कुल भी कह रहे हैं। नेट को हम लोग यहाँ पर, ये नेट है, और नेट की बात हम लोग कब कर लेते हैं? ठीक है। और जी, यहाँ जी मीन्स ग्रॉस। जब जब आए
चूंकि आपका अगर मीडियम हिंदी मीडियम है तो यहाँ घबराना नहीं है, चूंकि आपके पास देवनागरी में जीडीपी भी लिखा होगा या मान लीजिए इंग्लिश में जीडीपी लिखा होगा। तो वहां अगर आपको जब भी जीडीपी आए तो वहां आपको समझ लें, चाहे जीएनपी है चाहे जीडीपी, सकल या कुल, उसका मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। यहां नेट आए एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद, आपको ऐसे प्रोनाउंसिएट करना है, समझना है। तो निवल या शुद्ध हो गया, इसका मतलब हो गया यहां पे क्या था, नेट था, और यहां क्या था, ग्रॉस था। ये बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा, जब भी हम लोग बात करते हैं एन की, इस वाले एन की, तो यहां पर एक शब्द आता है, इसको भी हम लोग समझते चलते हैं। जब भी हम लोग सकल, अब हम लोग घरेलू पे आते हैं, घरेलू की बात करते हैं, घरेलू उत्पाद, और घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें तो घरेलू का मतलब क्या हो गया, आइए इस बात को हम लोग क्लियर करते हैं। यह भी एक कीवर्ड है, डोमेस्टिक। तो घरेलू का मतलब हो गया कि एक वर्ष में, ठीक है भाई, पहली बात किसी देश की, ठीक है, या एक देश की, और वो देश अमेरिका भी हो सकता है, रूस भी हो सकता है, और एक देश की क्या, एक देश की घरेलू सीमा, कौन सी सीमा, घरेलू सीमा। अब घरेलू सीमा को ही यही डिसाइड करना है, समझ लेना है ये घरेलू सीमा होती क्या है। एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये हो गई डेफिनेशन जीडीपी की। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सीमा में उत्पादित क्या, अंतिम वस्तु एवं सेवा, अंतिम वस्तु भी होगी और सेवा भी होगी, वस्तु एवं और सेवा क्या होगी, सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, कैसा मूल्य, मौद्रिक मूल्य। और इस प्रकार से ये हो जाती है डेफिनेशन पूरी, मौद्रिक मूल्य। तो एक वर्ष में एक देश की या किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। अब यहां दो तीन चीजें आती हैं, जीडीपी की विशेषताएं बताओ। तो एक वर्ष में होगा, एक वर्ष के अंतर्गत, ठीक है, वित्तीय वर्ष भी हो सकता है, और फिर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये दूसरी हो गई। उसकी घरेलू सीमा में होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। तो तीन बातें तो यहाँ क्लियर हो गई ना। तो इस तरीके से घरेलू सीमा को हमको समझना है, और घरेलू सीमा को समझने के लिए एक नया पॉइंट आपको बताते हैं, ये घरेलू सीमा होगी क्या। घरेलू सीमा में जब भी हमको निकालना है तो घरेलू सीमा जब भी डोमेस्टिक की बात की जाएगी, चाहे वह जीडीपी की बात की जाए, चाहे अगर हम लोग जीडीपी की बात करें, और चाहे हम लोग बात करने वाले हैं एनडीपी की, एनडीपी की, तो ये दोनों में डोमेस्टिक लगा हुआ है, घरेलू लगा हुआ है। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना कि अगर हम भारत की ही बात कर लें, अगर हमने इंडिया की ही बात कर ली, और इंडिया में उपस्थित भाई अगर 12 नॉटिकल माइल तक ये बाकी चीज़ें भी स्थित हैं, 12 नॉटिकल माइल तक, चाहे यहाँ पर बहने वाला कोई जहाज हो, ये भी टेरिटरी अपनी है। यहाँ पे खड़ा कोई भी जहाज हो, यहाँ पे मछली पकड़ने वाले हो, ये सारी चीज़ें सब हमारी घरेलू सीमा में आएंगी। और इधर के जो 8, अगर हम लोग बात करें 7 देशों के साथ जो सीमा लग रही है, 7 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है भारत, तो उसके अंतर्गत मतलब अपने भारत के अंतर्गत आने वाले, अब अगर हम भारत की बात करें, भारत में दो चीजें, एक क्या है, एक तो अपने देश के अंदर घरेलू सीमा हम बता रहे हैं, तो अपने देश का नागरिक हो, इसे भी, और विदेशी कंपनी मतलब विदेशी नागरिक भी, विदेशी कंपनी भी
इसमें शामिल होती है, ये ध्यान रखना। बशर्ते वो लोग यहीं रह करके उत्पादन कर रहे हो, कोई बाहर से प्रोडक्ट ना आ रहा हो, बिक रहा हो। विदेशी कंपनी अगर बाहर से ला के भेज रही तो उसे हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। मीन्स नागरिक हो विदेशी, अपने देश का नागरिक हो, यहाँ रह रहा हो, यहीं पर विदेश नहीं गया हो, और विदेशी लोग भी जो यहाँ पे रह करके उत्पादन कर रहे हैं इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो उन सबको हम लोग घरेलू सीमा में मानेंगे, ये ध्यान रखना है। तो जब भी हम जीडीपी की बात करें, एनडीपी की बात करें, तो घरेलू सीमा में हमको वो दोनों पॉइंट याद रखने हैं। किसी देश का नागरिक भी हो, और नागरिक के साथ साथ नागरिक उत्पादन कर रहा हो, फिर विदेशी कंपनियां भी अगर हैं तो वह लेकिन देश की सीमा में हैं, तो उनके भी उत्पादन को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप आपको घरेलू सीमा समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब इसी तरीके से हम लोग इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से गणना की जाती है, वो पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहली बात हमारे पास आती है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब बाजार कीमत क्या है ये ध्यान देना है, और बाजार कीमत के साथ साथ अभी हमको कहीं ना कहीं साधन आय या साधन कीमत देखना है। तो इसको दो रूपों में हम लोग जान सकते हैं, और उन दो रूपों को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इन कीवर्ड्स को भी निपटा लेते हैं। एक कीवर्ड्स और है, क्या है? एक तो है फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत या साधन कीमत, या साधन मूल्य। ठीक है, अगर हम साधन लागत की बात तो साधन किस पर, जो किसी फर्म द्वारा अगर लगाया गया है और व्यय है, ठीक है, व्यय है, तो किन किन चीजों पे व्यय होगा, और वो साधन क्या है, फर्म द्वारा व्यय है। तो हमने पहले की भी लेक्चर में बताया है ये साधन क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं। कोई वस्तु अगर निर्माण हो रही तो भूमि पर होगी, अगर उसको भूमि चाहिए, यंत्र चाहिए, तो उसको क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। अगर पूंजी चाहिए तो बोलो मानव श्रम भी तो चाहिए। तो इतनी चीजें वो ले आया। अब वो रिस्क लेगा, और जो रिस्क लेगा वो कौन होगा, वो साहसी होगा, कोई साहसी होगा। साहसी का यहाँ मतलब है संगठन, ठीक है, कोई फर्म होगी तो संगठन होगा ना। अच्छा, अब इन सभी चीजों पर व्यय हो रहा है। कैसे हो रहा है इसको भी हमने आपको समझाया है, एक बार रिमाइंड कर लो कि भूमि वाले को क्या मिल रही है जब ये व्यय करेगा, तो भूमि वाले को मिल रही लगान, रेंट। बात क्लियर, रेंट मिल रही। पूंजी वाले को जो मिल रहा है तो वो क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। अगर श्रम वाले को मिल के आ रहा है वेतन या मजदूरी, वेतन मिल रहा है, आप ऐसे बोल दो वेज, मजदूरी मिल रही है। अभी सबका काम आने वाला है एक एक करके। और इसके बाद अगर साहसी कुछ पा रहा है, संगठन जिसने फर्म लगाई है उसको तो लाभ मिलेगा ना, तो वो प्रॉफिट पाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये चारों चीजें, चारों पॉइंट ऐसे हैं जो साधन के रूप में काउंट होते हैं। एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कौन खर्च कर रहा है भाई, तो ये फर्म खर्च कर रहा है। क्लियर, एक तो ये हो गई। अच्छा, जब भी हम लोग साधन लागत की बात करते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला है, और फार्मूला क्या है भाई, फार्मूला ये है कि फैक्टर कॉस्ट, अगर फैक्टर कॉस्ट पे मान लो कुछ भी निकाला जाता है तो एक तो एमपी, ये मार्केट प्राइस है, बाजार कीमत, और बाजार कीमत से हम लोग क्या निकाल देंगे, तो बोलो इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के बाद इसमें हम सब्सिडी को जोड़ देते हैं। सब्सिडी जुड़ जाती है मतलब अनुदान। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये फार्मूला आपके लिए बन गया, बहुत बेहतरीन फार्मूला, कि जब भी हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे किसी का मूल्य तय करेंगे उत्पाद का, तो उसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो मार्केट रेट से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और अनुदान को प्लस कर देंगे। अनुदान मतलब वो सब्सिडी होती है जो सरकार द्वारा दी जाती है। ये बात क्लियर हो जानी, सब्सिडी या अनुदान, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग टैक्स को तो माइनस कर देते हैं और इनको प्लस। अब इसी फार्मूले को हम लोग उलट दें, और उलटने पे हमको कहीं ना कहीं बाजार कीमत पर, मार्केट प्राइस पर चीजें
कैलकुलेट करने को मिलती हैं। चलिए भाई, इसे हम इधर रखते हैं और इन सारी चीज़ों को इधर लाते हैं। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट को रखेंगे, फैक्टर कॉस्ट से अगर ये जाएगा इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर यहाँ माइनस था, इधर जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो आप लोग पहले जानते हो कि हमारे पास जो जीएसटी है वो अप्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर अगर है बेटा, तो अप्रत्यक्ष कर को क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तभी तो हमारे पास कोई भी वस्तु आती है। ये पेन है ना, इसमें जीएसटी ऐड है, दवाएं हैं जीएसटी ऐड है, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब है जब भी हम किसी वस्तु का बाजार मूल्य निकालेंगे तो जो साधन पर लगने वाली आय है उत्पादन में वह जुड़ेगी, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ेंगे, लेकिन जो सब्सिडी मिली है उसे हम लोग माइनस कर देते हैं, उसे हम लोग माइनस कर देते हैं। कैसे? सब्सिडी यहां प्लस थी ना, इधर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो माइनस सब्सिडी या अनुदान, या अनुदान, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो आपको हम यही कीवर्ड्स बताने वाले थे, आपके लिए जो कीवर्ड्स थे वो यही थे कि यहां पर आपको सबसे बड़ी बात ये कि घरेलू सीमा पता चल जाए। एक बात, जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस, जिसमें सारी चीजें ऐड होंगी, ये बात याद होनी चाहिए। अब इसमें से मूल्यह्रास माइनस नहीं किया गया, किसी में भी अगर एक परिसंपत्ति है, कोई साधन खरीदा गया, मशीन खरीदी गई, साल भर में कुछ तो घिसावट आएगी, उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो जब भी ग्रॉस का हम लोग बात करेंगे, ग्रॉस कुल या सकल राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, तो इसमें पहले से ही मूल्यह्रास इंक्लूड रहता है। लेकिन जब भी हम एनडीपी की, निवल राष्ट्रीय आय की या निवल घरेलू उत्पाद की बात करते तो मूल्यह्रास को हम लोग माइनस करते हैं, नेट निकालते समय हम लोग मूल्यह्रास को माइनस करते हैं, ये भी बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा दो पॉइंट पे हम लोग काम करते हैं, एक तो होता है फैक्टर कॉस्ट पर कोई चीज निकालते हैं और दूसरा होता है मार्केट प्राइस पे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो मार्केट वाले पे ध्यान दे लो, मार्केट वाले को कौन तय करता है? जब भी हम लोग मार्केट की बात करते हैं डियर, यहां ध्यान देना कि मार्केट प्राइस क्या है, तो इसको डिसाइड करता है उपभोक्ता, उपभोक्ता या बाजार आप कह सकते हो। उसे कौन डिसाइड कर रहा था? एफसी को। एफसी का खर्चा जो दे रहा था फैक्टर कॉस्ट का, वो फर्म दे रहा था, व्यवसायी दे रहा था, वस्तु पर लग रहा था। और ये उपभोक्ता का क्या है? उपभोक्ता के दो चीजों पे डिपेंड करता है मार्केट प्राइस, एक तो वस्तु की मांग और फर्म द्वारा की गई पूर्ति। ठीक है, तो वस्तु की मांग और पूर्ति, और इस तरीके से ये डिसाइड हो जाता है मार्केट प्राइस। क्लियर? हमने अभी बताया आपको सूत्र में कि मार्केट प्राइस निकालते समय क्या निकालेंगे भाई, तो इसे ये निकालेंगे कहीं ना कहीं कि मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट से हम लोग क्या कर रहे थे भाई, हम इसमें क्या कर रहे थे, अनुदान, जो सब्सिडी है, सब्सिडी के साथ साथ जो हमारे पे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर को प्लस कर देंगे, अनुदान को माइनस कर देंगे, सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। ये फार्मूला अभी आपने पढ़ा है, अभी हमने बताया है। अब ध्यान रखिए, अभी जिसकी हम लोग बात करें बाजार मूल्य पर जीडीपी की गणना, बाजार मूल्य पर एनडीपी की गणना, ये ध्यान रखिएगा। बाजार मूल्य पर हमने कहा कि जीडीपी की गणना, बाजार मूल्य पर जीएनपी की गणना, इसको भी मीन्स चार बड़े पॉइंट है वेरिएबल्स है, उनको हम लोग एफसी पर, फैक्टर कॉस्ट पर और चारों को एमपी पर, मार्केट प्राइस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहां हम डायग्राम बना दे रहे हैं, वैसे याद रखिएगा, आज कहीं से कहीं तक आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य कौन तय करेगा भाई, तो उपभोक्ता तय कर रहा है, उपभोक्ता की मांग। ठीक है, और दूसरा है फैक्टर कॉस्ट, मींस साधन लागत है, साधन व्यय है, आप ऐसा मूल्य, और इन दोनों पर इनको कैलकुलेट करते हैं, चारों को। किसको किसको कैलकुलेट करेंगे, तो जीडीपी भी कैलकुलेट होगी, तो बोलो एनडीपी भी कैलकुलेट होगी। अगर जीडीपी एनडीपी हुई तो बोलो जीएनपी भी कैलकुलेट होगी,
नेशनल प्रोडक्ट, और एनपी भी कैलकुलेट होगी एमपी पर। क्लियर है? और जब भी एमपी पे कैलकुलेट कोई चीज किया जाता है तो हमने अभी बताया क्या होता है। ठीक, फिर फैक्टर कॉस्ट पर भी यही चारों लोग कैलकुलेट होंगे। क्या क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बात हो गई। इसके साथ साथ नेशनल, नेट नेशनल या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ग्रॉस नेशनल के साथ नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कैलकुलेट किए जाते हैं। किस पर? एफसी पर। तो ये कैलकुलेट करने के तरीके हैं। आई होप कि आपको एक वन बाय वन सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जहां ग्रॉस लगता है उसको सकल या शुद्ध कहते हैं, एक बात। जहां पर नेट लगता है, एन लगता है, उसे नेट कहते हैं, निवल या शुद्ध। तो सकल और शुद्ध में कंफ्यूजन नहीं। फिर डी की बात आती है डोमेस्टिक, जहां हमने कहा कि एक घरेलू सीमा जो हो रही है, किसी देश की घरेलू सीमा, चाहे वो विदेश के रहने वाली कंपनियां क्यों ना यहां रह करके उत्पादन कर रही हों, और प्लस अपने नागरिक हम लोग भी उत्पादन कर रहे हो, वो पूरे घरेलू सीमा में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद होता है। ये बात भी हमने क्लियर कर दी। अभी बात आई कि फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, और दूसरा आया मार्केट रेट या मार्केट वैल्यू की, प्राइस की बात की गई, या बाजार मूल्य। तो हमने दोनों का सूत्र बताया कि जब भी बाजार मूल्य पर किसी चीज की बात की जाएगी तो फैक्टर कॉस्ट में हम लोग प्लस कर देंगे अप्रत्यक्ष कर, माइनस कर देंगे अनुदान राशि। ये बात क्लियर हो गई। अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे किसी वस्तु का मूल्य निकाल रहे हैं तो मार्केट प्राइस जो होगा उनमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, अनुदान को प्लस कर देंगे। ये बात क्लियर है? आई होप अब एक वन बाय वन सारी परिभाषाएं, सारे कीवर्ड्स आपको समझ में आ गए हों, आ जाएंगे, ये हम आशा करते हैं। आइए, तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात ये करने वाले हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट थे। तो ये पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाजार कीमत पर। अब देखिए, बाजार कीमत जैसे कह रहा है तो मार्केट प्राइस पर, ये बात ध्यान रखना। क्या? जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस। क्लियर है? जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस कैसे? तो जीडीपी एक देश की सकल घरेलू सीमा में, एक देश की घरेलू सीमा में कितने दिनों में? एक वर्ष में उत्पादित कैसी वस्तुएं? अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का बाजार मूल्य है मौद्रिक मूल्य। जब मार्केट प्राइस पे हम लोग निकालते हैं तो बाजार मूल्य ही हम कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखना। मींस मार्केट प्राइस उसे कह रहे हैं, और एक देश के घरेलू सीमा में उत्पादित एक वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो ये शायद आपको जीडीपी की डेफिनेशन मैंने कई बार बता दी, क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, किसी देश के सभी निवासी और गैर निवासी, मतलब विदेशी नागरिक, यही मैंने क्लियर किया था। अब चीजें इजी लगने लगी होंगी, ठीक है? देखो, उसमें निवासी भी होंगे घरेलू सीमा में, और गैर निवासी मतलब विदेशी कंपनियां, नागरिक होंगे, बशर्ते वो यहीं रह के उत्पादन करें। तो एक तो ये हो गया, द्वारा दिए गए उत्पादन को शामिल किया जाता, ठीक है? चाहे उत्पादन का स्वामित्व एक स्थानीय कंपनी का हो या विदेशी कंपनी का, विदेशी स्वामित्व का हो, लेकिन देश की घरेलू सीमा में रह करके एक वर्ष में वस्तु और सेवा बना रही हो। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, सभी चीजों का मापन बाजार कीमतों पर किया जाता है। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं यहां पर कि जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर, ठीक है भाई। तो क्या क्या चीजें? तो एक तो कंजम्पशन है, उपभोग सभी संपत्तियों का, गवर्नमेंट द्वारा अंतिम उपभोग व्यय, ये भी हो जाएगा, यहाँ जीफा गवर्नमेंट हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण में, विनियोग व्यय में, पूंजी के निर्माण में भी उसको आई कह देंगे। निर्यात और आयात, अब ध्यान रखिएगा सभी को प्लस करना है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट द्वारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पूंजी निर्माण में जो भी उनसे बात हो रही है। और ये एक्स माइनस एम क्या है? एक्स माइनस एम को हम ऐसे जाने कि एक तो एक्स मतलब एक्सपोर्ट है, निर्यात है, और निर्यात से अगर हम आयात माइनस कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, आयात अगर हम माइनस कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हमको ये पता चल जाता है कि कुल कितना मिला। अब कैसे? अगर निर्यात ज्यादा है, आयात कम है, तो हम लोग व्यापार प्लस में है, व्यापार घाटा नहीं है, व्यापार
व्यापार प्लस सरप्लस है। लेकिन अगर निर्यात कम है, आयात ज्यादा हो गया, आयात से निर्यात माइनस कर हो गया तो व्यापार घाटा हो गया। कहीं ना कहीं ये भी कीवर्ड आपको आगे काम आएंगे। अगर निर्यात, इसीलिए कहा जाता है व्यापार सरप्लस होने का मतलब निर्यात किसी देश का ज्यादा होना चाहिए आयात की अपेक्षा। तो यहाँ आयात, निर्यात माइनस आयात किया जाता है। ये पूरे को अगर जोड़ देते तो जीडीपी बाजार मूल्य पर निकल आता है। इसमें सारी चीजें कैलकुलेट की गई हैं। आपको हमने आय और व्यय विधियों में इनकी गणना करने की बात कही थी। अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, राष्ट्रीय आय की गणना की 2 विधियां, आय विधि और व्यय विधि, वहां इनकी चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से हम लोग इनकी बात करते हैं, इन पर चर्चा करते हैं, तो एक तो अभी हमने बताया ना कि आपको किस तरीके से घरेलू सीमा मिल गई, घरेलू सीमा मिल गई। तो घरेलू सीमा के बाद में अब आएगा मैटर किसका, एनएनपी का, या बात आएगा जीएनपी का। घरेलू सीमा की जरूरत कहां पड़ी थी, जीडीपी में, ये था डोमेस्टिक। अब यहां एन का मतलब समझो, दोनों में एन का मतलब, एन का माने यहां समझ लेना है, फिर आगे बढ़ना है ताकि हम गणना में कोई दिक्कत ना आए। एन का मतलब हो गया यहां राष्ट्रीय, क्या हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेगा, ये निवल कहेगा। क्लियर। अब राष्ट्रीय उत्पाद की अगर बात करें तो यार राष्ट्रीय का सीधे सीधे मतलब मानो नागरिक, किसका, नागरिक, किसी देश का नागरिक, देश का नागरिक। देश का नागरिक मतलब अगर हम भारत की बात करें तो अगर भारत के संदर्भ में बात करें, भारत की राष्ट्रीय आय, अगर यहां बात करें भारत की राष्ट्रीय आय लगा दें तो राष्ट्रीय को हम डिफाइन कर रहे हैं मतलब देश का नागरिक हो, मतलब भारत का नागरिक हो। और भारत का नागरिक भारत, देश का नागरिक देश में हो, देश में हो मतलब देश की घरेलू सीमा में हो, चाहे वह विदेश में हो। कहां हो, विदेश में हो। अगर वह विदेश में भी है और नागरिकता भारत की है, भारत की कंपनी है, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं हम राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्या है, राष्ट्रीय, नेशनल से मतलब यही ध्यान रखना कभी भी जब आएगी, अगर एन अंदर आ गया, एन एन पी जी एन पी, तो एन का मतलब है राष्ट्रीय। और राष्ट्रीय में 2 चीजें आएंगी बेटा, राष्ट्रीय में 2 चीजें क्या आएंगी, अपने देश का नागरिक, राष्ट्रीय में नागरिकता, तो अपने देश का नहीं, चाहे भारत में कुछ उत्पादन करो चाहे विदेश में। आज विदेश को भी जोड़ेंगे, लेकिन जीडीपी में विदेश को हम जोड़ नहीं रहे थे। विदेश मतलब कौन, भारत के नागरिकों का विदेश में कुछ हो, ठीक। तो वो घरेलू सीमा थी। जीडीपी में कभी भारत के नागरिकों को जो विदेश में रह रहे हैं उनकी उत्पादन आय को जोड़ते नहीं थे। लेकिन यहां एनएनपी में, जीएनपी में भारत के लोगों का जोड़ेंगे, भले वो घरेलू सीमा के बाहर क्यों ना रहे हो। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां गणना करते समय विदेश में रहने वाले को भी, जो भारतीय नागरिक उनको गणना करेंगे, देश में जो नागरिक है उनको गणना करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे देश में है, देश के अंदर रहने वाले किसको हम लोग हटा देंगे भाई, देश के अंदर रहने वाले, ठीक है, विदेशियों, वो नागरिक नहीं है, विदेशियों की आय मतलब जो उन्होंने काम किया है, आय को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटाया जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब भी हम राष्ट्रीय आय की बात करें, जीएनपी की बात करते हैं, तो अपने देश के नागरिक जो यहां रह रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है भाई, लेकिन विदेशों से भी अपने नागरिक अगर कुछ आय भेज रहे हैं तो उनको, विदेश में भारत के लोग रह रहे हैं, ये तो जोड़ेंगे, लेकिन उसमें से माइनस कर देंगे जो जीडीपी में हम कैलकुलेट कर रहे थे कि जो भारत के घरेलू सीमा में रहने वाले विदेशी हैं उनको कैलकुलेट कर रहे थे, आज राष्ट्रीय आय निकालते समय उन्हें माइनस कर देंगे। यही बात समझाना था। आगे चलते हैं इसकी परिभाषा पर और सूत्र पर। आइए सूत्र को देखते हैं।
अब देखिए वही बात आ गई, साधन लागत पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर जीडीपी, बाजार कीमतों पर जीडीपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होती है। हमने क्या कहा था कि जब भी फैक्टर कॉस्ट की बात की जाएगी, फैक्टर कॉस्ट पर किसी चीज को निकाला जाएगा तो हम पहले भी बता चुके हैं एमपी माइनस प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो इस तरीके साधन लागत जीडीपी बाजार कीमतों पर निकालने पर शुद्ध प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स घटाया जाता है, माइनस किया जाता है। बाजार कीमतें वही कीमतें हैं, हमने पहले भी मार्केट प्राइस बता लिया है, ये वही रिवीजन करते रहिए। बाजार कीमतें वही कीमतें जो उपभोक्ताओं द्वारा तय की जाती हैं, ठीक है, उपभोक्ताओं की मांग पर डिपेंड करती हैं। बाजार कीमतों में उत्पाद करों और उसके साथ उपादानों को शामिल किया जाता है। भाई अभी हमने कहा ना कि जब फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे तो एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, कहा गया ना कि घटाया जाता है, और जुड़ा क्या होता है, लिखा है उपादान अनुदान उसमें जुड़े होते हैं। इसमें सब्सिडी की बात करें, अनुदान क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये बात आपको अभी बताइए, तो यही चीज यहां से क्लियर हो रही है जब जीडीपी को हम किस पे, साधन वाले पे जोड़ने का प्रयास करते हैं, निकालने का। साधन लागत को भी क्लियर कर लो। अभी आपने बाजार कीमत क्लियर किया, अब साधन कीमत यहां लिखी हुई है। शब्द का उपयोग उत्पादकों द्वारा की गई कीमत के लिए किया जाता है। उत्पादकों ने जो कीमत डिसाइड की, ठीक है, जो उत्पादक थे मतलब फर्म ने भूमि पर, पूंजी पर क्या क्या चीजें खर्च की, उससे डिसाइड होती है साधन लागत। अतः साधन लागत बाजार कीमतों से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाने पर प्राप्त होती है। साधन लागत किस पर प्राप्त होती है, बाजार कीमत मतलब एमपी से क्या घटा देंगे, तो बोलो अप्रत्यक्ष कर। बाजार कीमतों मतलब एमपी पूछा गया, एफसी कब प्राप्त होता है, एमपी से अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स को घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक, साधन लागत पर जीडीपी एक देश की, अब देखिए डेफिनेशन आ गई, एक देश की घरेलू सीमा के एक वर्ष में फर्मों द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट उत्पादन के लिए मौद्रिक का मूल्य है। मतलब उत्पादन के लिए जो मौद्रिक मूल्य है किसी एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में फर्मों पर, ठीक है, फर्मों द्वारा किए गए उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को कैसे, तो जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट साधन लागत बराबर जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस, मार्केट पर यह जीडीपी की गणना हो रही है, और इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बात क्लियर है, तो यहां से एक चीजें मिल जाती हैं, और मैंने कहा इसमें प्लस हो जाता है कहीं ना कहीं अनुदान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बाजार कीमत पर हमको डिसाइड करना है क्या, एनडीपी। अभी तक हमने देखा साधन कीमत पर क्या, जीडीपी, बाजार कीमत पर जीडीपी। अब हम लोग कह रहे हैं साधन कीमत पर एनडीपी और बाजार कीमत पर एनडीपी। क्लियर, इसकी गणना हो रही है। तो बाजार कीमत पर, बाजार की मार्केट प्राइस पर क्या, एनडीपी निकालो भाई, और जब भी इस पर निकलता है तो क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष कर प्लस हो जाता है और अनुदान को हम लोग माइनस कर देते हैं। चलिए भाई, इससे नीति निर्धारक को जो नीति बनाते हैं उनको क्या होता है, चालू जीडीपी को बनाए रखने के लिए देश को कितना खर्चा करना पड़ेगा यह पता चल जाता है। चालू जीडीपी का मतलब क्या है, जो मौद्रिक वाली होती है वो चालू वर्ष पर निकाली, जो अभी वर्तमान बाजार में कीमत है। और जब अगर हम लोग बात करें वास्तविक जीडीपी, तो वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष पर निकाली जाती है। दो प्रकार की जीडीपी होती है, मौद्रिक जीडीपी चालू पर, और वास्तविक जीडीपी क्या होती है, आधार वर्ष पर निकालने की बात की जाती है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह चालू जीडीपी पर वो गणना करने के लिए पता चल जाता है उनको, नीति निर्धारकों को, कि कितना खर्चा करना पड़ेगा। ये बात यहां से स्पष्ट होती है। यदि मूल्यह्रास के कारण हुई पूंजी स्टॉक की हानि को विस्थापित नहीं किया जाएगा, मतलब मूल्यह्रास को माइनस नहीं करें, तो जब माइनस नहीं करेंगे तो क्या होता है भाई, जीडीपी घटेगा। अगर मूल्यह्रास को माइनस नहीं करेंगे तो जीडीपी घट जाएगा, बात सही है। अब देखो एक आ गई वही बात, डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास। तो एनडीपी
ऑन मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। हमने क्या कहा था कि जब भी मार्केट प्राइस पे हम लोग निकालते हैं तो इसमें एक तो भाई क्या कर देते हैं, अगर हमने मार्केट प्राइस पे निकाला तो मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। मींस जो साधन रखा होगा ना, साधन पे हम लोग की बात कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे, मूल्यह्रास को माइनस नहीं करेंगे तो जीडीपी क्या हो रहा है, जीडीपी की कंडीशन घट जाएगी अगर हम लोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है साधन लागत पर एनडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। अब साधन की बात, साधन मैंने फिर बताया क्या क्या यहाँ लिखा भी है, मजदूरी, इसको मजदूरी मिल रही किसको, श्रमिक को। लाभ किसको मिल रहा है, जो फर्म थी, संगठन था। लगान, भूमि पर लगान मिल रही थी, तथा ब्याज पूंजी पर मिल रहा। ये साधन लागत हो गई। तो साधन लागत पर एनडीपी की बात की जा रही है। निवल क्या है, डी मतलब घरेलू उत्पाद की बात की जा रही है, प्रोडक्ट की बात की जा रही है, और किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक, साधन लागत पर एनडीपी उत्पादन के सभी साधनों द्वारा इतने के रूप में देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित की जाती है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें खर्चा हुई और एक घरेलू सीमा में, चाहे वो हमने खर्चा की, चाहे विदेशी कंपनियों ने रह करके माल बनाया, उनको भी इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या, भूमि की जरूरत पड़ेगी, पूंजी की जरूरत पड़ेगी, श्रम की जरूरत पड़ेगी। इन सब की जरूरत पे उन्होंने जितना भी अर्जित किया व्यय करने के बाद, उनको हम कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, उनकी बात करते हैं। हमने कहा जब भी एनडीपी की बात, निवल फैक्टर कॉस्ट पे बात होगी, तो एमपी से क्या माइनस कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। और किसको प्लस कर देते हैं भाई, फिर से बताओ, प्लस करेंगे जो अनुदान मिला या सब्सिडी मिली, अनुदान को यहां से माइनस कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। अनुदान को प्लस कर देते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखना। किस पर, साधन लागत पर एनडीपी की बात, नेशनल या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे का पॉइंट ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब आया मेन पॉइंट, जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस। जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ, एक देश के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा, जब भी हम बात करें बाजार कीमतों पर, तो बाजार कीमतों पर जितना भी साधन ने एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य किस पर निकालते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस पर। बाजार, उसका मौद्रिक मूल्य निकालते हैं, और मौद्रिक मूल्य का मतलब हो गया, ठीक है, कि जो चालू कीमत है, और चालू कीमत क्या हो जाएगी, बाजार मूल्य। इसीलिए यहाँ एमपी लिखा हुआ है, बाजार मूल्य मीन्स एमपी, जो वर्तमान में चालू है। तो मौद्रिक मूल्य निकालने का मतलब एमपी मार्केट प्राइस पर। तो अगर सेवाओं का मूल्य किस पर निकालते हैं, जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय आय या उत्पाद की बात की जाती है, इसे बाजार कीमतों पर ही मापा जाता। आइए सूत्र देखते हैं क्या है इसका, सूत्र क्या होगा भाई, सूत्र भी समझ लेते हैं। जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस, एक देश के सभी नागरिकों द्वारा, अब ध्यान रखना, एक देश के, शब्द पर ध्यान देना भाई, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। एक देश के, कौन से, कोई नागरिक छूटना नहीं चाहिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, कनाडा क्यों ना रह रहा हो, सभी नागरिकों द्वारा, और नागरिकता जिसको मिली हो वह चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर हो, दोनों लोगों की काउंट की जाएगी। ठीक, हमारे देश में वो भी और विदेश में वो भी, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत की कंपनी हो, द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के भीतर हो, सकल घरेलू सीमा, राष्ट्रीय सीमा, घरेलू सीमा, भौगोलिक सीमा के भीतर हो, और या फिर विदेश में हो। ये बात ध्यान रखना, जब भी आपसे कहा जाएगा, ये लग जाएगा ना, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय या निवल राष्ट्रीय, चाहे जीएनपी की बात करें, एनएनपी की बात करें, वह दोनों को कैलकुलेट करेगा, कुल मिलाकर के वह क्या हो, राष्ट्रीय सीमा में हो, राष्ट्रीय सीमा से चाहे बाहर हो, नागरिक होने चाहिए देश के। ठीक, अमेरिका भी
भारत में रहने वाले उनके नागरिक कंपनी को अपने यहाँ कैलकुलेट करता है एनडीपी में, ठीक है, एनएनपी में, और अगर हम बात करें जीएनपी में भी वो कैलकुलेट करेगा अमेरिका भी। अपने देश के अंदर रहने वाले नागरिक, और चाहे भारत में हो चाहे किसी देश में हो, तो अमेरिका भी यही काम करता है। इसी तरह भारत में भी ये चीजें लागू होती हैं, इस परिभाषा स्पष्ट करती हैं। सभी चीजों का मूल्यांकन बाजार कीमतों पर होता है। मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि अगर मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मौद्रिक मूल्य है, और मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या हुआ, जो चल रही कीमत है। चल रही कीमत का मतलब हुआ चालू, चालू क्या, जीडीपी की बात करें, जो चालू वर्ष है, क्या है, चालू वर्ष है। एक क्या होता है, आधार वर्ष। तो अगर हम मौद्रिक जीडीपी की बात करें तो चालू वर्ष की बात की जाती है। चालू वर्ष को यहां ध्यान रखना है कि अगर मौद्रिक जीडीपी है तो मौद्रिक जीडीपी, एक शब्द और आ गया, मौद्रिक जीडीपी को हमेशा चालू वर्ष पर निकाला जाता है जो वर्तमान में, और वास्तविक जीडीपी को आधार वर्ष पर निकालते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, तो बाजार मूल्य पर, बाजार कीमतों पर होगी। क्लियर। अब देखिए जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस, तो होगा क्या, मार्केट प्राइस में विदेशों से प्राप्त निवल कारक, हम निवल कारक आय बात ध्यान रखो, ठीक है। यहां विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्यों है, क्योंकि यहां दो बातें आपको कैलकुलेट करनी है। भारत के अंदर रहने वाले जो भारत के नागरिक है वो होंगे, भारत के घरेलू सीमा में रहने वाले विदेशों के लोग को माइनस कर देंगे, किससे, जो भारत के लोग बाहर नागरिक हैं वह ला रहे हैं, इसलिए निवल शब्द का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये बात हो गई निवल कारक आय और जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी में हम लोग पहले से विदेशी लोग थे, ठीक है, और विदेशी लोगों में भारत के लोग आए गए जो बाहर थे, और विदेशी लोगों को वहां से माइनस कर दिया जाएगा, ये बात यहां स्पष्ट होनी चाहिए। आइए एक परिभाषा और देख लेते हैं, साधन लागत पर जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर ग्रॉस नेशनल फिर नेशनल आ गया राष्ट्रीय, तो साधन लागत पर जीएनपी एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन के साधनों पर व्यय की गई, द्वारा प्राप्त किए गए उत्पादन को दर्शाता है। जीएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, तो यहां मार्केट प्राइस होंगी जीएनपी का, अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देंगे, अनुदान को प्लस कर देंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। तो इस तरीके से हमको चीजें स्पष्ट होती दिखाई देती हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आज आपकी क्लास इन्हीं बातों पर आधारित थी कि ये कीवर्ड्स कभी भी दिमाग को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। जब भी बच्चा पढ़ता है 12th का, तो दिमाग की सीमाओं का उल्लंघन हो जाती है, और सीमाओं का उल्लंघन ना हो, इसीलिए इस टॉपिक को महत्वपूर्ण शब्दावलियों के नाम से मैं लेकर के आपके सामने आया हूं। आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट ये क्या है, यह इस बात का मापदंड है कि एक देश के निश्चित समय अवधि, निश्चित समय अवधि मतलब एक देश एक वर्ष के अंदर, ठीक है, वित्तीय वर्ष में एक निश्चित समय अवधि में कितना उपयोग कर सकता है, कौन, एक देश एक निश्चित सीमा में एक निश्चित समय अवधि में कितना उपभोग कर सकता है। किसका उपभोग कर सकता है भाई, तो भाई जो आपने वस्तु और सेवा बनाई है उसका उपभोग करेगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट निवल राष्ट्रीय आय देश के नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादन का माप है। तो नेट मतलब क्या हुआ, नेट मतलब मैंने पहले ही बताया था, नेट निकालते समय हम मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे, बिल्कुल सही है मूल्यह्रास। और ये नेट ये बता रहा है कि ये पूरे के पूरे देश के लोगों द्वारा, नागरिकों द्वारा उत्पादन का एक्चुअल माप करता है, मेजरमेंट करता है, चाहे वह उत्पादन देश की घरेलू सीमा में हो या कहाँ किया गया हो भाई, विदेशों में किया गया हो। तो हमने आपको ये बात स्पष्ट कर दी कि चाहे आपको जीएनपी निकालनी हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और चाहे आपको एनएनपी निकालनी हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें भारत के लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, और प्लस विदेशों में रहने वाले भारत के लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस कौन हो जाएंगे, जो भारत में विदेशी लोग रह रहे हैं। तो जब भी हम राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो भारत की घरेलू सीमा में रहने वाले विदेशियों की आय को माइनस कर देते हैं,
और भारत के नागरिकों का जो विदेश में उत्पादन हो रहा है उसको ऐड कर लेते हैं। ये ध्यान देना है, विदेशों में क्यों ना हो रहा। अब यहां देखिए लिखा है, इसमें किसी देश के अंदर विदेशी नागरिकों द्वारा प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना है। यहां पे ये लिखा हुआ है आपके सामने फॉर्मूला, NNP ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है, GNP टोटल सकल राष्ट्रीय उत्पाद किस पर, मार्केट रेट पर, माइनस डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास। हमने आपको क्या बताया था कि जब भी नेट की बात होती है तो इसमें क्या माइनस कर देते हैं, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास क्या, घिसावट। एक वर्ष में परिसंपत्तियां जो रखी थी उसमें कुछ ना कुछ तो घिसावट आई होगी, उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। जब भी निवल हम निकालना चाहते हैं, चाहे वो निवल घरेलू उत्पाद हो चाहे वो निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो, उसमें से हम मूल्यह्रास माइनस करते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। और जब भी ग्रॉस की बात करते हैं, GNP या GDP, तो उसमें पहले से मूल्यह्रास प्लस रहता है, उसमें सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, नेट निकालते नहीं है। तो इस तरीके से NNP ऑन मार्केट प्राइस पर NDP और विदेशों से प्राप्त, जब भी निवल कह देना तो दोनों को माइनस कर दिया गया है, बाहर से जो आ रही है और जो देश में रह करके विदेशी उत्पादन में, दोनों को माइनस कर देंगे, प्लस देश के अंदर रहने वाले नागरिकों को जोड़ लेंगे। सीधी सीधी बात है। आई होप आपको ये पूरी की पूरी क्लास समझ में आएगी। हमने आपको महत्वपूर्ण शब्दावलियां करके इस चैप्टर को, इस क्लास को बेहतरीन बनाने का, बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आपने पूरी क्लास अच्छे से देखी होगी। आइए उस सेशन की चर्चा करते हैं जो हम पहले की क्लास में दे चुके थे, अभ्यास प्रश्न। आइए उन अभ्यास प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं, देखते हैं किन विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया था। साथ ही साथ बने रहिए आज के अभ्यास प्रश्न को, जिसको आप कमेंट बॉक्स में जिसका उत्तर लिख करके देंगे, जिसे हम अगली क्लास में आने पर आपका नाम, आपके उत्तर को हम जरूर पढ़ेंगे, कमेंट को जरूर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पर हमारा जो प्रश्न था, जब हमने पढ़ाया था मुद्रा का वर्तुल प्रवाह, मुद्रा का वर्तुल प्रवाह या आय का वर्तुल प्रवाह, चक्रीय प्रवाह, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी की बात की थी। तो आय के मुद्रा का चक्रीय प्रवाह किनके मध्य होता है, मैंने दो चीजें बताई थी, पारिवारिक व्यावसायिक फर्म और परिवार, हाउस होल्ड एंड फैमिली, दोनों के बीच में होता है। यहाँ का ये आंसर हो गया। निम्न में प्रवाह के कौन कौन से प्रकार हैं, तो मौद्रिक प्रवाह भी है, चक्रीय प्रवाह भी है, वास्तविक प्रवाह भी है, इनमें से सभी, इसका आंसर होगा। इसका उत्तर किसने दिया था भाई, कुछ ही लोगों के यहाँ कमेंट हमने लगाए हैं, ठीक है। यहाँ रोमा जी ने दिया है, आंसर इनका सही है। दूसरे का इन्होंने डी नंबर ऑप्शन किया है, सही है। और रोमा जी ने ही पहले क्वेश्चन का आंसर ए भी दिया है और ये भी सही है। क्या बात है रोमा जी, आप तो भाई कांग्रेचुलेसन, आपने सही आंसर दिया, बहुत बहुत स्वागत है आपके आंसर का। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहें, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ राज जी हैं, राजू कुमार जी ने किया है दूसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन, आपने भी बेहतर किया है, बहुत अच्छा राजू जी, आपको भी कांग्रेचुलेसन। मित्रों आप लोग ऐसे ही सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, अपने इस क्वेश्चन को जरूर अटेंड करें जो लास्ट में है। आइए अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आज का अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक जीडीपी की गणना का आधार क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, चालू वर्ष, आधार वर्ष, ए और बी दोनों, मतलब चालू वर्ष आधार वर्ष दोनों, और इसके बाद में इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक निकालने के लिए मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में किससे भाग दिया जाता है। अगर हमको सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक निकालना है तो मौद्रिक में किससे भाग देंगे। ऑप्शन है आप में, वास्तविक जीडीपी, आधार वर्ष, चालू वर्ष और बाजार कीमत। आई होप कि आप अच्छे से इसको हैंडल करेंगे और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, आपके कमेंट्स को पढ़ा जाएगा नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक बने रहिए विद्याकुल के साथ। आपको यहां देख करके आपने वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए कल कक्षाएं निरंतर जारी रहेंगी मेरे साथ, विद्याकुल परिवार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।